संविधान लागू होने के बाद बनाई गई विधि जिसे हम पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ कह रहे हैं, इसको समझना इस वजह से ज़रूरी है कि संविधान बनने के बाद जितने भी कानून बनाए जाएंगे और आपके फंडामेंटल किसी भी फंडामेंटल राइट को छीन रहे होंगे। क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि जो पार्ट 3 में 12 से लेके 35 तक फंडामेंटल राइट का चैप्टर है और इस चैप्टर में मेरे ख्याल से कम 500-600 राइट, 1000 राइट्स हो सकते हैं कि इतने राइट अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे फंडामेंटल राइट हैं। जैसे कि आर्टिकल 21 को ही ले लीजिए तो 21 में ही लगभग 25-30 अधिकार हैं, ठीक है ना। आर्टिकल 14 को ले लीजिए, इतने ही अधिकार यहाँ पे मिल जाएंगे। एक आर्टिकल दिखता है आपको, राइट टू इक्वलिटी, जिसे हम आर्टिकल 14 कहते हैं। इसमें भी अंदर घुसे हुए जो राइट आप ध्यान से देखेंगे तो 25-30 इसके अंदर होंगे। तो इस तरीके से अगर हम ध्यान से देखें तो केवल 12 से लेकर 35 तक आपको बहुत सारे फंडामेंटल राइट मिल जाएंगे, 50-60 फंडामेंटल राइट, तो इनको मिला के ही बन जाते हैं, ठीक है ना, 14 और 21 को। तो इस तरीके से बहुत सारे फंडामेंटल राइट का मतलब है कि हम लगभग 500-1000 फंडामेंटल राइट के करीब, मुझे अंदाज़ा मतलब मैं लगा पा रहा हूँ, इतने फंडामेंटल राइट होंगे हमारे। अब सवाल ये है कि हमारे फंडामेंटल राइट को अगर स्टेट छीनना चाह रहा है तो इस आर्टिकल 13 क्लॉज 2 वहाँ पे आ जाएगा और आर्टिकल 13 क्लॉज 2 ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति का फंडामेंटल राइट अगर स्टेट छीनता है, क्योंकि देखिए एक इंडिविजुअल किसी का फंडामेंटल राइट छीने तो अलग बात होगी, तुम्हारी और इनकी लड़ाई हो रही है, कोई बड़ी बात नहीं है, हो सकती है दोनों बराबर हो सकता है थोड़ा एक 20 हो, ये थोड़ा 19 हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर स्टेट किसी की राइट छीनता है तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक चीज़ हो सकती है। और प्रॉब्लमेटिक चीज़ क्यों हो सकती है? क्योंकि स्टेट जो है वो इंस्टीट्यूशंस का ग्रुप है, बहुत सारे संस्थाएं, बहुत सारे ऑर्गन्स इसमें मिले हुए हैं, तो ये काफ़ी पावरफुल एंटिटी हो जाती है, एक पावरफुल संस्था बन जाती है और ये किसी नागरिक के या पर्सन के अधिकारों को छीन रही है या किसी ग्रुप के अधिकारों को छीन रही है, तो जाहिर सी बात है ये खतरनाक बात है। क्योंकि एक ताकतवर एंटिटी, एक ताकतवर संस्था किसी इंडिविजुअल व्यक्ति या किसी ग्रुप के अधिकारों को अगर छीनती है तो जाहिर सी बात है आसानी से ताकतवर आदमी तो किसी को भी छीन सकता है किसी की राइट, तो ये खतरनाक बात है। इस वजह से आर्टिकल 13 क्लॉज 2 इम्पोर्टेंट हो जाता है कि ये मना करता है स्टेट को भी कि आप किसी के अधिकारों को नहीं छीन सकते हैं, कानून बना के भी नहीं छीनना चाहें। तो हम इसी अधिकार की बात कर रहे हैं। पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज आर लॉज which have been enacted by the competent legislature after the commencement of the constitution। तो इसको हम यूँ कह सकते हैं, ये क्या होते हैं? तो साहब ये किसी विधायिका ने संविधान लागू होने के बाद जिन कानूनों को बनाया है हम उन्हें पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज कहते हैं। यानी संविधान बन गया 1950 में, संविधान बनने के बाद जितने भी कानून बनते हैं, कोई भी कानून बनाया जाए, आपको पता है कानून बनाया जाता है, पार्लियामेंट कानून बनाती है, स्टेट लेजिस्लेचर स्टेट में कानून बनाती है, हरियाणा का जो विधायिका है यानी विधानमंडल है वो अपना कानून हरियाणा के लिए बनाएगा, पार्लियामेंट पूरे देश के लिए कानून बनाएगी। तो कानून जितने भी बनाए जाएंगे संविधान लागू होने के बाद यानी 1950 के बाद, वो सारे कानून पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज में आ जाएंगे कि संविधान लागू होने के बाद की ये विधियां हैं। और 13 क्लॉज 2 ये कहता है कि कोई भी कानून ऐसा नहीं बनाया जा सकता है जो कि फंडामेंटल राइट को कम करता हो, छीनता हो, ठीक है ना, ऐसा कानून नहीं बना सकते हैं। तो इफ़ द स्टेट मेक्स ए लॉ विच इज़ इनकंसिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट, दैट लॉ शैल बी वॉइड टू द एक्सटेंट ऑफ सच इनकंसिस्टेंसी। अब मान लीजिए कि मैंने तुमसे कहा भाई बातें नहीं करोगे क्लास में, तुम फिर भी बातें कर रहे हो, अब मैं क्या करूं? तो अगर मान लीजिए 13 क्लॉज 2 ये कह रहा है कि साहब ऐसा कानून नहीं बनाया जाएगा जो फंडामेंटल राइट को छीनता है, फिर भी पार्लियामेंट
ऐसा कानून बना देती है, तब क्या किया जाएगा? तो ये सवाल आता है कि साहब अगर ऐसा कानून बनाया जाता है तो दैट लॉ शैल बी वॉइड टू द एक्सटेंट ऑफ सच इनकंसिस्टेंसी, कि ऐसा कानून शून्य हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा, जितना कि वो फंडामेंटल राइट के असंगत है या फंडामेंटल राइट के खिलाफ है। ठीक है ना, कानून बना दिया, मना किया गया था कि बनाएंगे नहीं, आपसे कहा गया था बातें नहीं करेंगे, आप कर रहे हैं, तो कानून बन गया, तो फिर अब क्या होगा? तो वो कानून शून्य मान लिया जाएगा कि साहब ये फंडामेंटल राइट के खिलाफ कानून है, इस वजह से ये कानून कैसा माना जाएगा? इसको शून्य माना जाएगा। क्यों शून्य माना जाएगा? क्योंकि पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज आर वॉइड एब इनिशियो। जो संविधान लागू होने के बाद के कानून होते हैं, अगर वो फंडामेंटल राइट के खिलाफ है तो वो वॉइड एब इनिशियो होते हैं। इसका क्या मतलब होता है वॉइड एब इनिशियो? इसका मतलब ये होता है कि वो शुरू से ही शून्य है। जैसे तुम बातें कर रहे हो, मैंने कहा बातें मत करना, तुमने फिर भी बातें करी, तो इसका मतलब ये है कि इस बात को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा कि आपने बातें की, एक वैलिड बात थी। आपकी बात तो शुरुआत से ही गलत थी, क्योंकि कानून के खिलाफ थी। कानून ये था, आप बातें नहीं करेंगे क्लास में, कब क्लास, तो आपकी बात शुरू से ही शून्य है कि आपको ऐसा कर रहे हैं, तो आप ये चाहें कि साहब मेरी बात तो वैलिड थी, मैं वैलिड बात कर रहा था। अरे भाई, कानून ये था कि आप कानून ऐसा नहीं बनाएंगे जो कि फंडामेंटल राइट को छीनता हो, ठीक है ना, और आपने ऐसा कानून बना दिया, तो वो तो शुरू से ही शून्य कानून है, वो तो गैर कानूनी कानून है। अगर सही शब्दों में उसको कहें तो कानून गैर कानूनी है या गैर कानूनी कानून है, इल्लीगल लॉ है ये, ठीक है ना। तो लॉ भी इल्लीगल हो सकते हैं, ये एक बहस का मुद्दा हो सकता है कि इल्लीगल लॉज एक नया कंसेप्ट, एक नया टर्म हो सकता है कि गैर कानूनी कानून। तो देखिए, दे आर स्टिल बॉर्न लॉज, तो ऐसे कानून जो हैं उनको हम स्टिल बॉर्न लॉज कह सकते हैं। अब स्टिल बॉर्न लॉज का जो मतलब होता है वो क्या होता है? स्टिल बॉर्न लॉज का मतलब होता है कि मरा पैदा हुआ कानून, ऐसा कानून जो कि बनने से पहले ही मरा हुआ था या जिंदा कानून नहीं था, ठीक है ना। तो स्टिल बॉर्न लॉज कहा जाएगा ऐसे कानूनों को जो कि फंडामेंटल राइट के खिलाफ होंगे। अब देखिए, एक दीपचंद्र का केस है 1959 का, और इस केस में ऑब्जर्व्ड दैट एनीथिंग डन अंडर सच ए लॉ वेदर क्लोज्ड, कंप्लीट और इनकोहेट विल बी होली इल्लीगल। तो इसमें ये बताया गया कि अगर किसी कानून में कुछ किया गया है, चाहे वो बंद काम हो या कंप्लीट पूर्ण काम हो, या इनकोहेट का मतलब शुरुआती काम हो कि छोटा थोड़ा बहुत काम कुछ किया गया है, तो कुछ भी किया गया है जो फंडामेंटल राइट को छीन रहा है, वो होली इल्लीगल हो जाएगा, पूरी तरह से गैर कानूनी मान लिया जाएगा अगर फंडामेंटल राइट को छीनने के लिए कुछ किया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक केस और आया, ब्रज मोहन लाल का 2012 का केस है। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें यह कहा कि पावर ऑफ लेजिस्लेचर इज लिमिटेड बाय द फंडामेंटल प्रोटेक्शन दैट इट कैन नॉट एनेक्ट लॉज इनकंसिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट। तो इसमें यह कहा कि जो शक्ति है विधायिका की कानून बनाने की, वो इस रेस्ट्रिक्शन तक जो है सीमित है, या उस पर एक रोक लगी हुई है कि वो ऐसे लॉ नहीं बना सकती जो कि फंडामेंटल राइट के खिलाफ हो, ठीक है ना। इतनी शक्ति नहीं है कि आप फंडामेंटल राइट के खिलाफ लॉ बनाएं, ठीक है। बनाते हैं तो 13+2 कह देगा कि वो लॉ वॉइड है, शून्य है, इल्लीगल है। तो इस तरह की जो है बात कही गई। अब एक सवाल ये उठता है कि देखिए, एक तो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज होते हैं जो कि संविधान लागू होने से पहले बनाए जाते हैं, तो और एक पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज होते हैं जो कि संविधान लागू होने के बाद बनाए जाते हैं। तो इनमें थोड़ा सा फ़र्क समझने की ज़रूरत है हमें कि फ़र्क क्या होता है। प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ 1950 से पहले बनाए गए कानून, और पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो संविधान लागू हुआ उस डेट के बाद बनाए गए कानून। तो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो हैं आर वैलिड फ्रॉम द बिगिनिंग। तो जिस डेट को पूर्व संवैधानिक कानून बनाया गया था वो शुरू में तो वैध था,
क्योंकि जब बनाया गया, मान लीजिए अंग्रेज़ों के ज़माने में बनाया गया होगा वो कानून, या कभी भी बनाया गया होगा, तो शुरू में तो वैलिड था, लेकिन जिस डेट से संविधान लागू हुआ और वो फंडामेंटल राइट के खिलाफ है, तो वो जो है शून्य मान लिया जाएगा। ठीक है ना। जबकि पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के बारे में क्या है? पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ वायोलेट द प्रोविजन ऑफ पार्ट थर्ड, दे आर वॉइड एब इनिशियो। तो फर्क ये है कि ये शुरू से ही शून्य होगा, ये क्या होगा? आरंभ से ही शून्य है। जब से बना उसी डेट को कहा गया था आपसे बातें नहीं करेंगे, तो आप वॉइड एब इनिशियो है, शुरुआत से ही शून्य कानून है। जिस डेट को बना उस डेट से ये माना जाएगा। स्टिल बॉर्न लॉ जो मैंने बताया, मरा पैदा हुआ कानून, ठीक है। इल्लीगल लॉ कह सकते हैं आप, ठीक है ना। इल्लीगल लॉ भी इल्लीगल हो सकते हैं, एक बहस का मुद्दा हो सकता है। तो लॉ बना है तो लॉ में तो ये माना जाता है कि वैलिडिटी होती है, लेकिन कुछ लॉ इल्लीगल भी हो सकते हैं। तो आपको पता है कि कुछ लॉ जो बनाए जाते हैं, बहुत सारे लॉ ऐसे बनाए गए जो कि मतलब जो लोग लेजिस्लेचर में थे उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए लॉ बना दिए। तो ऐसे लॉ जो है वो इल्लीगल लॉ हो सकते हैं, ठीक है ना। जैसे हिटलर ने जो लॉ बनाए थे अपने फ़ायदे के लिए बनाए थे, ऑपरेशन के लिए, तो उनको लीगल लॉ तो नहीं कहा जा सकता है कि भाई आपने कानून बना दिया, वो कानून है तो वो लीगल लॉ ही होगा, सही कानून ही होगा, ज़रूरी नहीं है, वो इल्लीगल लॉ भी हो सकता है। तो लॉ का वैसे तो मतलब ये होता है कि वो लीगल ही होगा, कि लॉ का मतलब ही लीगलिटी है, लेकिन लॉ भी इल्लीगल हो सकते हैं। ये एक थोड़ा सा डिबेटेबल टर्म है, इल्लीगल लॉज। अब देखिए इसके बाद में दूसरा फ़र्क जो होता है प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज में और पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज में, वो ये होता है कि प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज वैलिडेट द प्रीवियसली इनकर्ड लाइबिलिटीज़। तो इसका मतलब ये है कि आपने पहले कोई काम किया, ठीक है ना, तो आपने जो काम कर लिया संविधान लागू होने से पहले कोई कानून के तहत, तो वो अपराध है तो अपराध बना रहेगा और आप पे मुकदमा चलता रहेगा, क्योंकि आपने तब किया था जब वो कानून वैलिड था। संविधान लागू होने के बाद आप पे मुकदमा दायर नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये वैलिडेट करता है प्रीवियसली इनकर्ड लाइबिलिटीज़ को, जो आपने पूर्व में जो आप पे जिम्मेदारी आ गई, आपने कुछ क्राइम किया, तब तो लॉ था, संविधान लागू होने के बाद ही तो शून्य हुआ ना। ऐसा कानून जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ था, अंग्रेज़ों ने कानून बनाया था और आपने 1950 से पहले उसके तहत कुछ क्राइम कर दिया, तो आपकी जिम्मेदारी तो है, जिम्मेदारी से नहीं बच सकते, क्योंकि उस टाइम तक वो वैलिड लॉ था 1950 तक, तो मुकदमा चलता रहेगा। लेकिन 1950 के बाद में कोई एफआईआर या कोई मुकदमा आप पे नहीं चलेगा। तो ये जो है प्रीवियसली इनकर्ड लाइबिलिटीज़ को वैलिडेट करता है। और पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज जो है ये वॉइड है शुरू से ही, आपको पता है, शुरू से ही सिंस द बिगिनिंग ये शून्य होता है। जिस दिन को बना, चूँकि फंडामेंटल राइट के खिलाफ है, इस वजह से वॉइड है। सो any act done under them becomes void ab initio and does not create any rights और obligation। तो कोई भी काम इसके तहत किया जाता है तो उसमें किसी की जिम्मेदारी, राइट ना तो किसी की जिम्मेदारी अधिकार बनता है, ना किसी की जिम्मेदारी होती है कि वो इसको माने कि ये या न्यायिक मतलब जुडिशियल रिव्यू या न्यायिक पुनर्वलोकन का अधिकार जो है वो अधिकार है। तो इसमें ये बताया गया है कि जुडिशरी को डेमोक्रेटिक सेटअप में बहुत ही इम्पोर्टेंट अधिकार मिले हुए हैं, क्योंकि इसको आज़ाद बनाया गया है। जैसे लेजिस्लेचर, और आपको पता है कि काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर इज़ कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल टू दी हाउस। तो जो काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर होती है वो इकट्ठी जिम्मेदार होती है, सामूहिक जिम्मेदारी का एक कंसेप्ट चलता है कि जो मंत्री परिषद होती है उसकी भी जिम्मेदारी होती है, वो अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती है कि अगर उसने कुछ ऐसा काम किया है तो उसको इकट्ठी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, ठीक है ना। तो लेकिन जुडिशरी की जिम्मेदारी नहीं है, वो इंडिपेंडेंट बनाई गई है। तो ये जो बात है, ये अधिकार भी इम्पोर्टेंट अधिकार की जुडिशियल रिव्यू करने का अधिकार जुडिशरी को दे देती है, क्योंकि अगर जुडिशरी है तो वो किसी कानून को रिव्यू भी कर सकती है। इसका मतलब ये है कि कोई ऐसा कानून बनाया गया जो फंडामेंटल राइट को छीन रहा है,
अब भाई कौन कहेगा कि ये आप गलत काम कर रहे हो? भाई लेजिस्लेचर तो कहेगा नहीं, उसी ने तो लॉ बनाया है, वो कैसे कह देगा कि मैं गलत काम कर रहा हूँ? इधर लेजिस्लेचर के अंडर में ही एग्जीक्यूटिव काम करता है, क्योंकि आपको पता है विदाउट द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्रेसिडेंट भी कुछ नहीं कर सकता है। राष्ट्रपति को भी अधिकार नहीं है, राष्ट्रपति जो कि एग्जीक्यूटिव का हेड होता है, कि वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बिना मर्जी के कुछ कर पाए, क्योंकि आपको पता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह से ही राष्ट्रपति काम करता है, जो कि देश का प्रथम नागरिक है, हेड ऑफ द स्टेट है, राज्य का प्रधान है। तो अगर वो भी एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं, यानी लेजिस्लेचर का दबाव एग्जीक्यूटिव पे चल रहा है, आईएएस को कोई भी आपको पता है कि मिनिस्टर ट्रांसफ़र करवा सकता है, एक ऑर्डर आएगा और उसको भेज दिया जाएगा दूसरे ज़िले में कि आप चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि लेजिस्लेचर का दबाव जो है वो एग्जीक्यूटिव पे है, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर में भी शामिल होता है। तो लेकिन जुडिशरी किसी में शामिल नहीं होती है। जजेस को आप अलग ही देखेंगे, ना तो वो नेता होंगे ना वो आईएएस होंगे, वो तो जजेस बन के जुडिशरी का काम कर रहे होंगे, उन पे दबाव चलता नहीं है। ये अलग चीज़ है कि लोकल लेवल पे कुछ प्रेशर रहते हों कि आपके ज़िले का कोई जज है तो वहाँ पे कुछ जो फैक्टर्स होते हैं, सोसाइटल फैक्टर होते हैं, पॉलिटिकल फैक्टर होते हैं या और दूसरे फैक्टर्स होते हैं, उसकी वजह से वो कुछ मतलब अलग तरीके का बेंट ऑफ माइंड या अलग तरीके से काम करें या कुछ उन पे वो हो। लेकिन इन थ्योरी कुछ भी जुडिशरी के ऊपर प्रेशर नहीं है कि वो किसी से डरें कि भाई मेरा ट्रांसफ़र हो जाएगा या मुझे जो है मतलब ये फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी इंडिया में है। तो जुडिशियल रिव्यू का जो अधिकार है वो आर्टिकल 13 क्लॉज 2 में है, और 13 क्लॉज 2 में जो है कोर्ट नॉट ओनली रिजॉल्व डिस्प्यूट बिटवीन सिटीजन बट दे आल्सो रिजॉल्व डिस्प्यूट बिटवीन पीपल एंड स्टेट। लोगों के बीच के ही झगड़े नहीं निपटाती है जुडिशरी। जैसे तुम्हारा इनसे झगड़ा हुआ, तुम जाओगे कोर्ट में तो झगड़ा निपटाएगी जुडिशरी, मुकदमा सुनेगी, डिसाइड करेगी। अब तुम्हारा राज्य से झगड़ा हुआ कि राज्य ने तुम्हारे खिलाफ कुछ काम किया, डीएम साहब ने तुम्हारे खिलाफ कोई ऑर्डर पास कर दिया, तुम डीएम साहब के खिलाफ भी जाओगे, हालांकि बहुत पावरफुल इंसान है, ज़िले के मुखिया होते हैं, ज़िले के हेड होते हैं कलेक्टर, ठीक है ना, डीएम जिसको बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, आप उनके खिलाफ भी जाओगे। कहाँ जाओगे? और डीएम के खिलाफ कौन जाएगा? कौन लड़ेगा डीएम से? आप लड़ सकते हैं? आप तो कौन सुनेगा तुम्हारी? वो डीएम है, और डीएम आपको पता है कि एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, यानी सरकार का पार्ट है, स्टेट का पार्ट है, तो आपकी लड़ने की तो पावर उनसे है नहीं। अब आप क्या करेंगे? आप कहेंगे भैया न्यायालय में जाओ, क्योंकि वो इंसाफ देने वाला है, ठीक है ना, उसको आज़ाद बनाया गया, किसी के दबाव में काम नहीं करेगा न्यायालय। तो आप क्या करेंगे कि आप न्यायालय जाएंगे, क्योंकि आपको ये उम्मीद है कि भैया ये दबाव में काम नहीं करेंगे किसी के, ये इंसाफ दे देंगे, क्योंकि डीएम बहुत पावरफुल इंसान है और जो ताकतवर होता है उसके फेवर में लोग झुक ही जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इंसाफ, आपको उम्मीद है कि जुडिशरी है तो आपको जस्टिस मिल जाएगा, ठीक है ना। तो जुडिशियल रिव्यू की जो पावर है आर्टिकल 13 क्लॉज 2 में, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट राइट हो जाता है। तो इन मैनी कंट्रीज़ डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज़ प्रिवलेंट। बहुत सारे देशों में जुडिशियल रिव्यू का अधिकार है, और कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द सुप्रीमसी ऑफ लॉ ऑफ द लैंड एंड एनी लॉ इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ वॉइड, ठीक है ना। तो अगर कोई ऐसा कानून जो बनाया जाता है जो कि फंडामेंटल राइट के खिलाफ है, तो हम उस कानून को वॉइड मान लेंगे। तो यहाँ पर कोर्ट जो है का रोल काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, कोर्ट की भूमिका काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है कि अगर कोई ऐसा कानून बनाया गया है, ऐसा कोई काम किया गया है जो कि चाहे एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा हो, प्रशासन कर रहा हो, डीएम साहब कर रहे हों, और चाहे कोई लेजिस्लेचर ने ऐसा कानून बनाया हो जो कि गलत हो, तो आप कोर्ट का सहारा ले सकते हैं, जुडिशियल रिव्यू में जा सकते हैं। जुडिशरी उसको रिव्यू करेगी और बताएगी ये काम गलत हुआ है, चाहे कोई लॉ गलत बना है, चाहे कोई एग्जीक्यूटिव एक्शन गलत हुआ है। तो मीनिंग्स ऑफ द सेवरल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मे नॉट बी सेल्फ एविडेंट, क्योंकि आपको पता है कि जब कानून बनाया जाता है तो कानून के बहुत सारे प्रोविजन का मतलब समझ में नहीं आता है, वो क्लियर नहीं होते हैं। तो अब उनका मतलब क्या है
उस पर झगड़ा हो सकता है कि इस शब्द का मतलब क्या है, इस वाक्य का मतलब क्या है। तो आप जुडिशरी में जाते हैं कि भाई इसका मतलब ये है और ये मेरे लिए मेरे फेवर में है, या मुझे इससे ये अधिकार मिल रहा है, या मेरा अधिकार छीना गया है तो ये मुझको अधिकार दे रहा है। तो आप चाहते हैं कि कानून का इंटरप्रिटेशन किया जाए जुडिशरी के द्वारा, जो कि सेल्फ एविडेंट नहीं है, जिनका मतलब क्लियर नहीं है। तो इफ़ देयर इज़ नो इंडिपेंडेंट अथॉरिटी टू इंटरप्रेट द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन वुड बी एम्प्टी फॉर्मेलिटी। अगर कोई अथॉरिटी ऐसी नहीं है जो कि आज़ाद है, प्रेशर से मुक्त काम कर रही है, तो फिर आपको अधिकार देने का मतलब ही नहीं है कि जो इंसाफ करने वाला है वो भी पता है कि वो तो स्टेट का पार्ट है, और जुडिशरी आपको पता है कि स्टेट का पार्ट है, क्योंकि आपको पता है कि स्टेट के 3 विंग होते हैं मेनली, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। अब जुडिशरी भी स्टेट वालों से मिल जाए, लोगों के अधिकार छीनने लगे, तो फिर जुडिशरी का मतलब ही क्यों आज़ाद बनाया गया? क्यों आपको ये कहा गया कि इंसाफ देने की जिम्मेदारी आपकी है, जस्टिस देने की जिम्मेदारी आपकी है, निष्पक्ष न्याय करने की जिम्मेदारी आपकी है? बेकार ही है। अब मुझे पता है कि जज भी उन्हीं के फेवर में जजमेंट देगा, तो मैं कहाँ क्यों जाऊँगा कोर्ट में? कहूँगा अरे ठीक है यार, इन्हीं के फेवर में होता है, मैं तो कमज़ोर आदमी हूँ, मैं नहीं जा रहा कोर्ट, ठीक है ना, मैं तो हार भी जाऊँगा, वैसे भी जाऊँगा तो हार जाऊँगा। तो इस वजह से ये एम्प्टी फॉर्मेलिटी बन जाएगी, खाली एक औपचारिकता हो जाएगी कि आप न्यायपालिका में जाके अपनी गुहार लगाएं, और आपको पता है कि वहाँ पे जज बैठे हुए हैं, वो आपके फेवर में जजमेंट नहीं देंगे, वो किसी ताकतवर व्यक्ति के फेवर में, डीएम साहब के फेवर में ही जजमेंट दे सकते हैं। तो यहाँ पर द टास्क कैन नॉट बी परफॉर्म्ड बाय द पॉलिटिकल बॉडी। कोई राजनीतिक इकाई हो तो आपको ये उम्मीद रहेगी कि यार ये नेतागिरी में उन्हीं के फेवर में जजमेंट देगा जो इसके फेवर के लोग हैं। तो इसी वजह से जुडिशरी को इंडिपेंडेंस बनाया गया है और फ्री बनाया गया है, क्योंकि ये एक्टिव पॉलिटिकल बायस जो होते हैं, जो कि किसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से बिलोंग होने की वजह से कोई आदमी किसी के फेवर में जजमेंट दे सकता है, तो इससे फ्री रह के काम करे, एंड इट इज़ बेस्ट सूटेड टू परफॉर्म द रोल ऑफ इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये जो है संविधान के जो इंटरप्रेटर का रोल है, या संविधान का मतलब बताने का जो काम है, वो सही तरीके से कर पाए, या जस्टिस देने का सही तरीके से काम कर पाए। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द जस्टिस इसका काम होता है, तो ये सही तरीके से करे। तो जुडिशियल रिव्यू का जो कंसेप्ट है वो ये एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, और ये कंसेप्ट इंडिया में आपको पता होना चाहिए कि जो आया वीजी गिरी का केस था पहला, अमेरिका में भी इसका मेडिसन वर्सेस मरबारी का केस था पहला, तो वहाँ पे इसको अडॉप्ट किया गया। फिर इंडिया में वीजी गिरी के केस में इसको जस्टिस पतंजलि शास्त्री ने इस जुडिशियल रिव्यू के कॉन्सेप्ट को अपनाया कि भाई जुडिशियल रिव्यू जो है आर्टिकल 13 में एक इम्पोर्टेंट अधिकार है। तो ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 13 में हम देख सकते हैं, 32 मैंने आपको पढ़ाया था, उसमें भी हम जुडिशियल रिव्यू को देख सकते हैं। 226 में हाई कोर्ट को ही अधिकार है जुडिशियल रिव्यू का। अब एक केस है वेस्ट बंगाल वर्सेस कमिटी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द डेमोक्रेटिक राइट्स, तो ये 2010 का केस है। इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि पावर ऑफ द जुडिशियल रिव्यू इज वेस्टेड इन द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट्स अंडर आर्टिकल 32 एंड 226 रेस्पेक्टिवली। कि साहब जुडिशियल रिव्यू की जो शक्ति है वो 32 में और 226 में, हालांकि 13 यानी 13 आर्टिकल में भी 13 में भी ये शक्ति है। तो ये साफ साफ कहा कि 32 और 226 में जुडिशियल रिव्यू की पावर है। आपको पता रिट इश्यू करने की पावर होती है 32 में, और 226 में हाई कोर्ट को ये पावर होती है। तो इट इज़ एन इंटीग्रल एंड द एसेंशियल फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक ना, कंस्टिट्यूटिंग इट्स बेसिक स्ट्रक्चर। तो ये कहा कि साहब ये जो जुडिशियल रिव्यू है वो बेसिक स्ट्रक्चर है। इसका मतलब आपको पता है बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, मैंने कल भी बताया था कि बेसिक स्ट्रक्चर को छीना नहीं जा सकता है कोई भी कानून बना के, ठीक है ना। सारे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जा सकता है, बदला जा सकता है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को बदला नहीं जा सकता। तो अगर जुडिशियल रिव्यू बेसिक स्ट्रक्चर है तो इसको भी नहीं बदला जा सकता है, छीना नहीं जा सकता है कि जुडिशरी रिव्यू नहीं करेगी। तो देखिए आर्टिकल 32 प्रोवाइड्स दैट इफ स्टेट मेक्स ए लॉ which is inconsistent any provision of the part third then to the extent of the contravention such law is void।
तो 32 में जो बातें बताई गई हैं वो सिंपल सी बात साधारण शब्दों में ये है कि कोई भी कानून ऐसा नहीं बनाया जाएगा जो फंडामेंटल राइट को छीनता हो। इतनी सी बात है 30 क्लॉज 2 में। और अगर बना दिया गया है तो जितना फंडामेंटल राइट को छीन रहा है उस सीमा तक वो शून्य हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर सीधी सी बात है कि कौन कहेगा कि ये शून्य है, ये गलत बात है, ये कानून गलत बनाया गया है। तो जुडिशरी, इस बात की जिम्मेदारी जुडिशरी पे सौंपी गई है कि आप गार्जियन हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, आप प्रोटेक्टर हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, और आप इंटरप्रेटर हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, यानी सुरक्षा करने वाले हैं, उसके मार्गदर्शक हैं और उसका व्याख्या करने वाले हैं, उसका मतलब बताने वाले हैं कि इसका कानून का मतलब क्या है, फंडामेंटल राइट का मतलब क्या है। ठीक है ना। तो यहाँ पर बलवंत सिंह का केस है, 2015 का केस है, और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन कास्ट ए ड्यूटी ऑन द स्टेट and its authority to ensure that fundamental right of every citizen is preserved and protected। तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ये जिम्मेदारी डाल देता है राज्य के ऊपर और इसके प्राधिकारियों के ऊपर। क्या जिम्मेदारी डालता है कि किसी भी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट हैं उनको सुरक्षित किया जाए और उनको छीना ना जाए। ठीक है ना। उसकी संरक्षा की जाए और उसकी सुरक्षा की जाए। तो देखिए इस तरीके से जुडिशियल रिव्यू बेसिक स्ट्रक्चर है। एल चंद्र कुमार के केस में सुप्रीम कोर्ट ने 1995 में साफ साफ कहा था कि जुडिशियल रिव्यू जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर है। इसका मतलब ये है कि ये पावर छीनी नहीं जा सकती है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से। और अगर कोई भी, इसका मतलब ये है इट इज़ फंक्शन ऑफ द कोर्ट टू प्रोनाउंस द वैलिडिटी ऑफ द लॉज। ठीक है ना। कोर्ट ये बताएंगे कि ये लॉ वैलिड है या नहीं है, ये लॉ सही है या नहीं है, ये लॉ कानूनी है, वैध है। ये बताने की जिम्मेदारी किसकी है? ये कोर्ट की है कि वो ये तय करें कि ये कानून जो बना है, लेजिस्लेचर ने बनाया है, ये वैध कानून है, ये एग्जीक्यूटिव ने कोई ऑर्डर पास किया है, ये वैध है। तो इफ़ द कोर्ट आर डिप्राइव्ड ऑफ दिस पावर देन द फंडामेंटल राइट बिकम ए मेयर एडॉर्नमेंट एंड दे विल रिमेन राइट विदाउट अथॉरिटी। अगर ये ताकत ही छीन ली जाए तो फिर फंडामेंटल राइट क्या, तो मैं कह दूँ भाई कोई भी अधिकार है स्टूडेंट्स का, कुछ भी ये करें वो करें, तो क्या फ़ायदा रहा ऐसे अधिकार देने का? जब मिलेगा ही नहीं अधिकार, आप जाएंगे कोर्ट तो कोर्ट आपको अधिकार देगा नहीं। तो ये केवल एक अडॉर्नमेंट हो जाएगा, केवल एक श्रृंगार हो जाएगा कि आपने लिख तो दिया किताब में, अधिकार मिल नहीं रहे हैं। तो इस तरीके से स्टेट ऑफ राजस्थान का केस भी है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट इज़ अल्टीमेट इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट जो है वो अंतिम व्याख्या करने वाला है संविधान का, और सारी संविधान का मतलब बताने की शक्ति सुप्रीम कोर्ट की है कि वो बताए कि संविधान का मतलब क्या है, इस कानून का मतलब क्या है, और विदाउट एनी बायस, विदाउट एनी प्रेजुडिस, बिना किसी पूर्वाग्रह के ये बात कहे कि भाई संविधान का सही मतलब ये है। ठीक है ना। क्योंकि उसे आज़ाद बनाया गया, इंडिपेंडेंट बनाया गया, तो जिम्मेदारी उसके ऊपर ज़्यादा है कि वो अनबायस्ड होके, विदाउट प्रेजुडिस होके अपनी बात कहे और जो सही बात है वो मतलब उसको व्याख्या करे।